Hello students. So by today we are discussing the paper on 29th May. 29th मई को जो हमारा पेपर हुआ था उसको हम डिस्कस करेंगे. पार्ट 2 केमिस्ट्री को हम डिस्कस करते हैं जो कैरी करती है हमारे पास 100 ऑफ मार्क्स. सेक्शन 1 तो हमें पता है कि सारा पार्ट जो है वो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है. हमारे पास केमिस्ट्री के भी 2 सेक्शन होते हैं. एक हमारे पास रहता है सेक्शन 1 जिसमें कि हमारे पास क्या आ जाएगा. जनरली सेक्शन 1 में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे. हर एक क्वेश्चन कैरी करता है 4 चॉइसेस जिसमें से ओनली 1 चॉइस इज करेक्ट. तो पहले हम सेक्शन 1 को डिस्कस करेंगे. सेक्शन 1 के साथ साथ सेक्शन 2 है. सेक्शन 2 क्या कैरी करता है. सेक्शन 2 में हमारे पास 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से हमें 5 अटेम्प्ट करने होते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन नंबर 1. सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड डज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए. कि इनमें से कौन सा ऐसा नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जो डीएनए में प्रेजेंट नहीं है. ऑप्शन गिवंस आर दीज 4 ए बी सी एंड डी. तो अगर हम हेट्रोसाइक्लिक की कंपाउंड की बात करें तो हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन सा होता है. हेट्रो कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर कोई भी हेट्रो एटम प्रेजेंट हो. हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. साइक्लिक का क्या मतलब है. वो साइक्लिक फॉर्म में हो. हेट्रो का मतलब होता है कोई भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर कोई भी हेट्रो एटम उसमें प्रेजेंट हो. तो अब हमें एक ऐसा एटम चूज करना है जो कि डीएनए में नहीं हो. बाकी सारे जो हमारे पास एटम है ए बी सी और डी में से एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है विच इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए. अगर हम ए बी और सी की बात करें दीज ऑल 3 एटम्स आर प्रेजेंट इन डीएनए एज वेल एज इन आरएनए. बट हमारा जो डी ऑप्शन है दैट इज दिस ऑप्शन. दिस इज नोन बाय द नेम थायामीन. थायामीन ये सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है. इट इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए. डीएनए में दिस इज नॉट प्रेजेंट. सो व्हाट वी कैन से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए. दैट इज ऑप्शन डी. सो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी. दैट इज थायामीन. ये आरएनए में प्रेजेंट होता है बट डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि जब एक्सट्रैक्शन करते हैं हम कॉपर की, कॉपर एक्सपर्ट कॉपर पाइराइट की फॉर्म में, लाइक इन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर टू कॉपर पाइराइट और रिड्यूसिंग स्पीशीज इन सेल्फ रिडक्शन प्रोसेसेस. कौन सी ऐसी स्पीसीज है जो रिड्यूस होगी. तो अगर हम कॉपर पाइराइट की रिएक्शन लिखें, सबसे पहले हम देखते हैं कॉपर पाइराइट की रिडक्शन हम कैसे करते हैं. जनरली हमारे पास क्या बनता है कॉपर पाइराइट का Cu2S की रिएक्शन हम लिखते हैं कॉपर ऑक्साइड के साथ. इसकी रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड के साथ की जाती है एंड देन वी विल फाइंड प्योर कॉपर. प्योर कॉपर और हमारे पास SO2 गैस जो है वो इवॉल्व आउट होती है. SO2 इन द गैसियस फॉर्म इवॉल्व होती है. अब हमसे क्या पूछा गया है कि व्हाट वुड बी द रिड्यूसिंग स्पीशीज इन सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस. इसमें रिड्यूसिंग स्पीशीज कौन सी होगी. तो रिड्यूसिंग स्पीशीज कौन सी होती है. अगर हम रिड्यूसिंग स्पीशीज की बात करें तो रिड्यूसिंग कौन सी होगी जिसमें हमारा रिडक्शन होगी. रिड्यूसिंग स्पीशीज जनरली जो ऑक्सीडेशन स्टेट को लो कर देती है. तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें Cu2S S की बात करें, यहाँ से S जो है that will reduce to S of 2 negative. this S is reducing to S2 negative. तो हमारे पास जो reducing species हो जाएगी सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस में that is S2 negative. यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर. व्हाट इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर ए. सिर्फ रिड्यूसिंग स्पीशीज हमें बतानी थी सेल्फ रिड्यूसिंग प्रोसेस में. तो ये रिएक्शन के थ्रू हम कंसीडर कर सकते हैं कि जब कॉपर प्योराइड जो कॉपर पाइराइड कॉपर ऑक्साइड के साथ रिड्यूसिंग सेल्फ रिड्यूस हो रहा है तो हमारे पास सल्फर जो है वो S2 नेगेटिव की फॉर्म में आ रहा है. पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है. दैट इज गोइंग टू बी रिड्यूस. सो इट मींस ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है हमारे पास इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. करेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करनी है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 3 से ए बी सी और डी में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा. तो सबसे पहला ऑप्शन हम पढ़ेंगे डेट इज डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज हैव सेम ओसाजोन. एक तो रिएक्शन हमारे पास ये दे रखी है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज गिव शिफ्ट टेस्ट. डी ग्लूकोज एंड डी fructose are apimers. Glucose give tolerance test but fructose does not give tolerance test. तो अगर हम करेक्ट स्टेटमेंट देखें ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज गिव शिफ्ट. सबसे पहली स्टेटमेंट ही हम देखते हैं डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज जो है उनका सेम ओसाजोन होता है. ओसाजोन. अब हम पहले तो डी ग्लूकोज बनाते हैं. डी ग्लूकोज हमारे पास क्या रहेगा अगर हम रिएक्शन लिखे सी एच ओ
CHOH4 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है CH2OH। इसकी रिएक्शन हमें करनी है फ्रक्टोज, और फ्रक्टोज ले लेते हैं, यानी कि फ्रक्टोज है हमारे पास। फ्रक्टोज का क्या फॉर्मूला होता है CH2OH, और यहाँ पे हमारे पास फिर एक कीटोनिक ग्रुप होता है उसमें C डबल बॉन्ड O का, यहाँ पे रहता है CHOH ट्वाइस एंड अगेन वी हैव CH2OH। सो दिस इज जनरली ग्लूकोज एंड दिस इज फ्रक्टोज। ग्लूकोज है हमारे पास और फ्रक्टोज है। नाउ व्हाट दे आर मेंशनिंग, दे हैव सेम ओसाजोन। ओसाजोन मीन्स अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं किसी भी फिनाइल NH2 के साथ, अगर हम इसकी रिएक्शन करा के देखें, देन व्हाट वुड इट गिव इफ वी आर गिविंग इट्स रिएक्शन विद फिनाइल NH2 के साथ, तो ये हमारे पास CH डबल बॉन्ड N फिनाइल, बोथ विल गिव सेम थिंग, डबल बॉन्ड N C के साथ ही N फिनाइल, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है CHOH का थ्राइस एंड हेयर वी विल गिव CH2OH, यानी कि सेम ओसाजोन स्ट्रक्चर ये बना रहे हैं। सो इट मीन्स विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। शिफ्ट टेस्ट ये नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि एक तो पूरे अल्कोहलिक, एक के पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है और दूसरे वाले के पास कीटोनिक ग्रुप है, तो शिफ्ट टेस्ट ये नहीं देते। जनरली डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज आर एपिमर, एपिमर भी ये नहीं होते। ग्लूकोज गिवन टोलेंट टेस्ट बट फ्रक्टोज डज नॉट गिव टोलेंट टेस्ट, ऐसा नहीं है। टोलेंट टेस्ट हम एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करने के लिए देते हैं। एल्डिहाइड टोलेंट टेस्ट हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करता है, तो ये दोनों ही ये टेस्ट देंगे, क्योंकि फ्रक्टोज जो है दैट इज जनरली कीटोनिक ग्रुप। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास क्या करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक। हमें एक ऐसा मॉलिक्यूल बताना है जो कि बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक हो। बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक क्या होते हैं, सबसे पहले तो हम यही डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक। कौन से होते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक, जो इनहिबिट करते हैं ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करेंगे, रोकने में हमारी हेल्प करेंगे या उसको इनहिबिट करेंगे, उसको नहीं बढ़ने देंगे। तो पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसिडिस, ऑफ्लेक्सिन, क्लोरामफेनिसोल, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, तो जो बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक है दैट इज क्लोरएम्फेनिकोल, क्लोरा एम्फिनिकोल। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा कौन सा आंसर करेक्ट होगा, आंसर नंबर डी, दैट इज क्लोरएम्फेनिकोल। नेक्स्ट हमें इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। करेक्ट स्टेटमेंट सबसे पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ है हमारे पास। अलॉट ऑफ क्वेश्चंस भी मल्टीपल ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ पार्ट दिया हुआ है ऑप्शन में। सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट दिया है, सेकंड एंड थर्ड पार्ट दिया है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट दिया है। ऑप्शन ए की हम बात, अगर हम पहले तो ऑप्शन देखते हैं, Zn ग्लाइटू इज ऑप्टिकली एक्टिव। अगर हम Zn ग्लाइसिन की बात करें तो वो बोला गया है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ग्लाइसिन हम कैसे बना सकते हैं, जनरली NH2 इस पोजीशन पे होता है, यहाँ पे हमारे पास रहता है CH2, C डबल बॉन्ड O होता है और ऑक्सीजन। फर्स्ट ये इस तरह से रिएक्ट करता है, सेकेंड हमारे पास आ जाता है NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, और हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन। जनरली ये इसके साथ इस तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर बनाती है, तो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। और ये स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है डाटा इज करेक्ट। PDCl-Br ग्लाइकोन एक्सिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, PDCl-Br ग्लाइसिन, ये भी हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देती है, सिस एंड ट्रांस की फॉर्म इसमें बनती है। अगर हम यहाँ पे देखें प्लेडियम को, क्लोरीन, ब्रोमीन है और ग्लाइसिन है, और हमारे पास क्या आ जाएगा, मान लो पूरा ही ग्लाइसिन की फॉर्म आ जाएगी। इसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं, ग्लाइसिन का पूरा ये स्ट्रक्चर बनता है, तो ये एग्जिबिट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, क्योंकि ये सिस और ट्रांस की फॉर्म हमें शो कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज IR-Br4 EN नेगेटिव शो सिस ट्रांस आइसोमर्स। EN जो है इथाइलिन डायमीन, वो सिस और ट्रांस की फॉर्म में नहीं देगा। यहाँ पे रोडियम क्लोराइड 2 है, अमोनिया के 4 हैं, तो इसमें जो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बनेंगे दैट आर एक्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। दिस इज ऑल्सो अ ट्रू ऑप्शन कि
इस केस में रहोडियम क्लोराइड अमोनिया 4 के केस में जितने भी स्टीरियो आइसोमर होते हैं वो जनरली इक्वल होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के। सो फोर्थ ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है और फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है। सो इट मीन्स आवर ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है इन क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एज पर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेंशन्ड अगेंस्ट सेल। मेंशन्ड अगेंस्ट ईच, हमें कौन सी प्रॉपर्टी देखनी है कि सही है इनके अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले हमें डेंसिटी दे रखी है, मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है, हाइड्रेशन एनर्जी दे रखी है और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दे रखी है एक्वस मीडियम में। अब हमें देखना है सबसे पहले डेंसिटी। डेंसिटी हमें करेक्ट ऑप्शन करेक्ट करना है। डेंसिटी जनरली जितना ज़्यादा साइज होता है उतनी ज़्यादा डेंसिटी होती है। तो फर्स्ट में डेंसिटी मैग्नीशियम की ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू कैल्शियम, सोडियम और पोटाशियम। इसका ऑर्डर इस तरह से रहना चाहिए, ऑर्डर हमें गलत दे रखा है। सो दिस इज नॉट करेक्ट वन। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट में हमारे पास क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट जनरली लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। इन्होंने बोला मेल्टिंग पॉइंट जो है वो जनरली इंक्रीज कर रहा है ऑन मूविंग ऑन इंक्रीजिंग द साइज, बल्कि उल्टा होता है। मेल्टिंग पॉइंट जितना ज्यादा छोटा साइज होता है उतना उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, उतना मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, हाई। हाइड्रेशन एनर्जी की बात करिए, अब हमें पता है हाइड्रेशन एनर्जी जनरली, अगर हम हाइड्रेशन एनर्जी को कॉरेस्पॉन्ड करें, हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के आर स्क्वायर के। तो बेरिलियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, स्ट्रोंशियम और बेरियम की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। तो रेडियस हमारे पास बेरियम की सबसे ज्यादा होगी और इसकी हाइड्रेशन एनर्जी फिर सबसे कम होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बेरिलियम की सबसे ज्यादा शो कर रखी है। बेरिलियम का साइज सबसे ज्यादा छोटा होता है, तो इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी एक्वस मीडियम में भी कंपैरेटिवली लो होती है एज कम्पेयर टू बेरियम। तो ये ऑर्डर भी हमारा करेक्ट नहीं है। तो इनमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, हाइड्रेशन एनर्जी को जो फॉलो कर रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सो फॉर करेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल की सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल फॉर्म क्या होगी। तो अगर अब हम इथाइलिन ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर बनाएं, फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल होता क्या है, पहले तो हम यही बनाते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल हमारे पास क्या होता है, CH2OH का ट्वाइस। इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है, CH2OH ट्वाइस। मीन्स इन दिस वे, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं जनरल में, OH CH अब इन्होंने पूछा है कि उसकी कौन सी फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। अगर हम स्टेबल फॉर्म देखने लगे कि एंटी, फुली एक्लिप्स्ड, गॉचे, ऑल फॉर्म्स आर स्टेबल, तो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सी होती है। अगर हमें एंटी में, फुली एक्लिप्स्ड, गॉचे और ऑल फॉर्म्स में से किसी को चूज करना हो तो हमारी सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो देता है इथाइलिन ग्लाइकोल, दैट इज इन गॉचे फॉर्म। गॉचे फॉर्म में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्यों होती है, क्योंकि गॉचे फॉर्म में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है। इट इन्वॉल्व हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर, की सबसे स्टेबल फॉर्म जो है इथाइलिन ग्लाइकोल की वो गोचे में होती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर 8 हम पढ़ते हैं, इनमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट में उन्होंने क्या बोला है कि H3PO3 थ्राइस, अगर हम HP3O3 थ्राइस का बात करें, फॉर्मूला हमें क्या बना, सबसे पहले HPO3 होल का थ्राइस है हमारे पास, होल थ्राइस, ठीक है। इसका हमें कंटेन करता है ये PP लिंकेज। तो हम इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि इज इट कंटेन्स नो फॉस्फोरस फॉस्फोरस लिंकेज, कि ये कंटेन करता है फॉस्फोरस फॉस्फोरस लिंकेज को या नहीं। अगर हम HP3O का स्ट्रक्चर बनाएं, फॉस्फोरस ऐसे रहता है, POP से ये कनेक्ट होते हैं जनरली, इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है। इसके पास डबल बॉन्ड और OH रहता है, हर एक फॉस्फोरस के पास डबल बॉन्ड O और OH, हेयर इज ऑल्सो डबल बॉन्ड O और OH, यानी कि नो PP लिंकेज। POP लिंकेज है, PP लिंकेज नहीं है। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट चूज करनी है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला है, HNO3। अगर हम HNO3 का डिस्कस करें,
HNO3 में बोला है कंटेन नो ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज, HNO3 कंटेन नो ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज। तो अगर हम HNO3 का स्ट्रक्चर बनाए, बी का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं HNO3 का, हमारे पास क्या आ जाता है N डबल बॉन्ड में O, यहाँ पे OH रहता है और यहाँ पे कोई O आ जाता है आयन। सो इट इज ऑल्सो ट्रू, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज तो नहीं होगी, तो ये भी ट्रू है। अब हमें थर्ड ऑप्शन बोला गया है, थर्ड ऑप्शन में क्या है कि S3O9 कंटेन सिलिकॉन सिलिकॉन लिंकेज। अब हमें S3O9 का स्ट्रक्चर बनाना है, तो सिलिकॉन सिलिकॉन लिंकेज कंटेन करता है S3O9। अगर हम S3O9 की बात करें, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है SOS और यहाँ पे भी SOS कनेक्ट होता है इन दिस वे, SOS जाता है, SS लिंकेज इसमें भी नहीं रहती, डबल बॉन्ड O, दिस O कंटेन करेगा, ये O कंटेन करेगा डबल बॉन्ड O, ये O कंटेन करेगा डबल बॉन्ड O। तो इन्होंने क्या बोला है SS लिंकेज, SS लिंकेज नहीं है, SOS लिंकेज है। सो इट मीन्स दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, S3O9 नेगेटिव में SS लिंकेज नहीं होती, सो इट मीन्स दिस इज करेक्ट। अगर हम S2O8 की करें, इसमें भी कोई SS लिंकेज नहीं होती, इसमें भी SOS लिंकेज होती है। तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, because it does not contain any SS linkage. So what we can say that for option question number 8, correct answer would be option C. नेक्स्ट क्वेश्चन है मोड्स ऑफ कंट्रोलिंग पोल्यूशन इन लार्ज सिटीज। अब लार्ज सिटीज में हम पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करते हैं, पोल्यूशन को कंट्रोल करने का क्या रहता है हमारे पास, use of liquefied CO2 with suitable detergent in place of tetrachloroethane for dry cleaning, proposal disposal of organic matter, sewage and industrial effluents, cleanliness and less use of insecticides, all of these. So बिल्कुल हम अगर लार्ज सिटीज में मोड्स ऑफ कंट्रोल करने का पोल्यूशन का मेथड देखें, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट कि हमें लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस सुटेबल डिटर्जेंट के साथ यूज करनी है, बिकॉज टेट्राक्लोरोइथेन जो है वो पोल्यूटेड वन है। सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। प्रॉपर डिस्पोजल करना चाहिए ऑर्गेनिक मैटर का, सीवेज और इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस का भी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। क्लीनिनेस और लेस यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड का लेस यूज करके हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा क्लीनिनेस मेंटेन करके भी हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सो इट मीन्स डी, ऑल ऑफ दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा नाइन्थ के केस में, कि सारे ही ऑप्शन हमारे जो हैं करेक्ट है, डी। अब नेक्स्ट में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इनमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड में हम सबसे पहले तो देखते हैं वो मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन शो करते हैं जो एरोमेटिक कैरेक्टर शो करते हैं। अब हम देखते हैं एरोमेटिक कैरेक्टर हम कैसे निकालते हैं। एरोमेटिक का क्या मतलब होता है कि दोज विच फॉलो हक्कल्स रूल, जो हक्कल्स रूल को फॉलो करे। अब हक्कल्स रूल हमारे पास क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करे जो। अब अगर हम अपना फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, बेंजीन है, बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, इट मींस इट इज एरोमेटिक इन नेचर। ये एरोमेटिक इन नेचर है तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा और रेजोनेंस हाईएस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। अब अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करें, दिस इज ऑल्सो 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है, ये भी हमारे पास रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। लेकिन अगर हम फोर्थ की बात करें, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है सिर्फ। अगर हम यहाँ पे बॉन्डिंग की बात करें, इन द रिंग ओनली 4 पाई इलेक्ट्रॉन आर देयर, सो ये एरोमेटिक नहीं है हमारे पास, दिस इज जनरली एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक स्पीशीज है तो ये लीस्ट स्टेबलाइज्ड होगा। ऑन द अदर हैंड ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कंटेन कर रहे हैं, तो ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा। तो हमारे पास जो सबसे लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड आ जाएगा 10th के केस में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्यों ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है, ज्यादा इसमें रेजोनेंस की प्रॉपर्टी शो नहीं कर पा रहा ये, बिकॉज इट इज नॉट एरोमेटिक इन नेचर। बाकी सारे एरोमेटिक है, सी वाला एरोमेटिक नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, इथेनॉल इज वीकर एसिड देन फिनोल। स्टेटमेंट दे रखी है कि इथेनॉल जो है वो वीकर एसिड है फिनोल के कंपैरेटिवली। इथेनॉल की बात करते हैं, इथेनॉल C2H5OH है, जबकि फिनोल है हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप लगा होता है, दिस इज फिनोल एंड दिस इज इथेनॉल। अब हमारे पास क्या बोला गया है कि इथेनॉल इज वीकर एसिड देन फिनोल। इथेनॉल हमारे पास वीकर एसिड है एज कंपेयर टू फिनोल, and phenoxide ion is produced due to deprotonation get stabilized due to resonance। अब इसको क्या बोला गया है कि ये प्रोड्यूस हो जाता है डीप्रोटोनेशन से, स्टेबलाइज हो जाता है
रेजोनेंस में, यानी कि O नेगेटिव बन जाएगा इसका O नेगेटिव, और ये एरोमेटिक करेक्टर भी शो करता है, एरोमेटिक है, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। और अगर हम यहाँ पे बात करें C2O5OH जो है वो ज्यादा फिनोल से वीकर एसिड है फिनोल से, दिस इज ऑल्सो ट्रू। फिनोल जो है वो बेटर एसिड होता है क्योंकि OH जो है वो इजिली प्रोटोनेट हो जाता है, इजिली प्रोटोनेट करके O नेगेटिव आयन बना देता है। सो दिस इज S1 इज ट्रू, S2 इज ऑल्सो ट्रू। सो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू, कि इथेनॉल वीकर एसिड है फिनोल से और फिनोक्साइड आयन प्रोड्यूस करके डीप्रोटोनेशन से स्टेबलाइज्ड हो जाता है रेजोनेंस के लिए। सो बोथ आर ट्रू, सो इट मीन्स ऑप्शन करेक्ट इज ऑप्शन नंबर डी। 11th का हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा गया है द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट नियरेस्ट एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर इन बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, अगर हम एक क्यूब बनाए, लेट अस सपोज हम एक क्यूब ड्रॉ करते हैं, इसमें हमें बॉडी सेंटर्ड यहाँ पे कोई सेल है, उसके नियरेस्ट नेबर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नियरेस्ट में हमारे पास इसके पास 8 आ जाएंगे, 8 कॉर्नर्स उसके नियरेस्ट हैं, तो नियरेस्ट नेबर कितने हो जाते हैं, इसके पास 8 ही हो जाएंगे, 8 कॉर्नर्स वाले। तो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर आर 8। नेक्स्ट नियरेस्ट कौन से होंगे, नेक्स्ट नियरेस्ट होंगे फेस, सबसे नियरेस्ट होते हैं नियरेस्ट सारे कॉर्नर्स वाले, कॉर्नर्स पे हमारे पास 8 एटम्स हैं। नेक्स्ट नियरर कॉर्नर्स के क्या हो जाते हैं, फेसेस हो जाते हैं, फेसेस हमारे पास 6 होते हैं। नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर फिर कौन से हो जाते हैं, एजेस हो जाते हैं, एजेस कितने होते हैं 12। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, नियरेस्ट कॉर्नर फेसेस, नेक्स्ट नियरेस्ट होते हैं फेसेस, फेसेस से नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर होते हैं एजेस, डाटा 12। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए, 8, 6 एंड 12। So what would be the correct answer for option number question number 12? That is option A. नेक्स्ट चलते हैं हम 13 क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन में हमारे पास रिएक्शन है कि ये प्रोडक्ट ब्रोमीन और हाइड्रोलिसिस वाटर के साथ रिएक्ट करके हमें क्या देगा, और फिर इसको CS2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा। तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिखते हैं, ये चीज है हमारे पास, ब्रोमिनेशन करनी है इसकी। फर्स्ट वाले में हम क्या कर रहे हैं, हमें ये कंपाउंड गिवन है OH और मिथाइल, अब हमें करनी है इसकी ब्रोमिनेशन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ब्रोमिनेशन अगर हम करें तो ब्रोमीन दोनों पोजीशन पे अटैक करती है, ब्रोमीन जनरली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती है, तो पहले इसका एक यहाँ पे वाटर नहीं मिथाइल ग्रुप हमें मेंशन है, पैरा ऑर्थो पैरा अटैकिंग है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक ब्रोमीन यहाँ पे लग जाएगी और एक ब्रोमीन हमारे पास यहाँ लग जाएगी। सो इट मीन्स दीज टू आर द करेक्ट ऑप्शन, मतलब फर्स्ट वाला हमारा ए पार्ट जो है वो ये आ जाएगा। सेकेंड पार्ट देखते हैं अब हम, सेकेंड पार्ट में क्या है हमारे पास, CS2 के साथ ब्रोमिनेशन कर रहे हैं हम CS2 में। जब CS2 में ब्रोमिनेशन को CS2 की कैटेगरी में किया जाता है तो ब्रोमीन सिर्फ 1 पोजीशन पे एक्ट करती है, वो हमारे पास पोजीशन क्या रहती है, पैरा पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे एक्ट करती है, यानी कि ऑन दिस पोजीशन ओनली। फर्स्ट केस में क्या होगा, ब्रोमीन दोनों ऑर्थो और पैरा दोनों पे अटैक करेगी, सेकंड में सिर्फ पैरा पे अटैक करेगी। तो ए पार्ट हमारे पास ये आ जाएगा, बी हमारे पास ये रिएक्शन आ जाएगी। तो हाइड्रोजन जो है पोलर सोलवेंट है, तो वो डाई ब्रोमो प्रोडक्ट बनाएगा, क्यों रीजन भी हम लिख सकते हैं, वाटर जो है हमारे पास दैट इज पोलर सोलवेंट, पोलर सोलवेंट हमेशा डाई ब्रोमो प्रोडक्ट बनाते हैं, और CS2 जो है ये नॉन पोलर है तो ओनली मोनोब्रोमाइड प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, ये चीज भी हमें यहाँ पे मेंशन करनी है कि वाटर जो है दैट इज पोलर सोलवेंट, तो वो डाई ब्रोमो प्रोडक्ट बनाता है, CS2 नॉन पोलर है तो वो सिंगल ब्रोमो मोनोब्रोमो प्रोडक्ट बनाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सो दिस सजेस्ट दैट क्वेश्चन नंबर 13 हैज द करेक्ट आंसर एज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ऑप्शन गिवन आर मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर मोल लीटर पर सेकंड, मोल लीटर पर सेकंड एंड सेकंड इनवर्स। तो अगर हम सेकंड ऑर्डर की बात करें, सेकंड ऑर्डर के लिए हम रेट कैसे लिखते हैं, रेट इज जनरली इक्वल टू K ऑफ A स्क्वायर, पर ए की यूनिट हमारे पास हमें पता है मोल पर लीटर होती है। नाउ रेट इज जनरली इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकेंड, K मोल पर लीटर स्क्वायर। सो हियर यू कैन सी मोल
per liter per second. That is equal to mole square liter minus 2 is equal to K. So this one 2. 2 minus 1 1 means mole minus 1 liter minus 2. Here it would be plus 2 means liter second inverse. So the unit would be mole inverse liter second inverse. Mole inverse liter second inverse यानी कि option number B. So which one would be the correct answer? Option B would be the correct answer for question number 14. Question number 15 देखते हैं. Question number 15 में हमसे पूछा गया 1 butane and 2 butane can be distinguished by. 1 butane और 2 butane को हम कैसे distinguish कर सकते हैं? अगर हम 1 butane की बात करें, 1 butane हमारे पास क्या होता है? CH3 CH C ट्रिपल बॉन्ड CH. दिस इज 1 ब्यूटाइन. और 2 ब्यूटाइन हमारे पास क्या होता है? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3. दिस इज 2 ब्यूटाइन. तो 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन को यानी कि दोनों एल्काइन ग्रुप को हमें डिफरेंशिएट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? हम इनको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? विद रिस्पेक्ट टू Cu2Cl2NH4OH. इसमें क्या रहता है? जो रेड 1 ब्यूटाइन है वो रेड प्रेसिपिटेट देता है कि अगर हम इसकी रिएक्शन जो है Cu2Cl2NH4OH के साथ करते हैं देन इट विल गिव अस रेड प्रेसिपिटेट. तो ये हमारे पास रिएक्शन में क्या आ जाता है? यहाँ पे CH2 रहेगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Cu पॉजिटिव. So this will give us red PPT. On the other hand, this will not react with this compound. So which can differentiate? हम कैसे distinguish कर सकते हैं 1 butane और 2 butane को? With the help of this reagents cuprous chloride और ammonium hydroxide. So for the question number 15, D would be the correct answer. Let's move to another question. Question number 16. Question number 16 में हमारे पास क्या है? Given below the two statement, one assertion है और दूसरी reason है. पहले हम assertion की statement को read करते हैं. Assertion में क्या बोला गया कि group element form stable carbonates as compared to group 2 elements. Group 1 element जो है वो stable carbonate बनाते हैं as compared to group 2 elements. Reason में mention किया गया है extent of polarization is higher in group 1 elements. एक्सटेंट जो है पोलिमराइजेशन की वो हायर होती है ग्रुप 1 एलिमेंट्स में. तो एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन इज हायर इन ग्रुप 2 एलिमेंट्स एज चार्ज इज हायर. बट हमारे पास क्या रहता है? जो पोलराइजेशन के एक्सटेंट है, अगर हम ये देखें एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन, बी पार्ट में क्या बोला? एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन. बट एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन किस में हायर होती है? हायर होती है ये सेकेंड ग्रुप में. सेकेंड ग्रुप में हायर होती है क्योंकि उसमें चार्ज हायर होता है. एज चार्ज इज higher in second group, in group 2. So means the statement is not correct. B is reason is not correct. A group 1 जो है वो stable carbonate बनाते हैं as compared to group 2. इसमें stability of carbonates का order हम देखें तो that is true, यानी कि option number A हमारे पास true है. assertion true है, reason false है. तो कौन सा correct option हो जाएगा? option A. that is A is true, B is false. So for the question number 16, correct answer would be answer A. Next question देखते हैं. Next question में हमसे क्या पूछा गया? Which of the following will favor the reverse reaction in the following equilibrium? इनमें से कौन सा फैक्टर फेवर करेगा रिवर्स रिएक्शन को? अगर हम रिएक्शन देखें, A लिक्विड B एक्वस के साथ रिएक्ट करके हमें दे रहा है C एक्वस और D गैसियस स्टेट और डेल्टा H हमारा लेस देन 0 है. तो अब ऐसा कौन सा हम फैक्टर लगाएं क्या जो रिवर्स इक्वेशन को फेवर करे? रिवर्स इक्वेशन को फेवर करना है. रिएक्शन हमारे पास एक्सोथर्मिक है तो इक्विलिब्रियम प्रोसीड करनी है एंडोथर्मिक साइड पे. फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमें इक्विलिब्रियम कहाँ साइड करनी है? डेल्टा H लेस देन 0 है. डेल्टा H लेस देन 0 मीन्स द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हमें एक्सोथर्मिक से रिवर्सिबल जाना है मींस हमें एंडोथर्मिक में जाना है. एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी? अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे. सो दिस रिएक्शन विल फेवर बाय द इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर. सो करेक्ट ऑप्शन सी 17 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन. लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 18. हमारे पास दो स्टेटमेंट्स गिवन है. फर्स्ट स्टेटमेंट है द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी एग्जैक्टली डिटरमाइंड यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. की जो पोजीशन है किसी भी इलेक्ट्रॉन की वो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करके डिटरमाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ इट्स मोमेंटम एंड प्रोडक्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ पोजीशन कैन नॉट बी लेस देन अ फाइनाइट लिमिट. यानी कि डेल्टा P
इंटू डेल्टा एक्स कैन नॉट बी लेस देन अ फाइनाइट लिमिट, दिस कैन नॉट बी लेस, ये तो एच अपॉन 4 पाई, ये हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दैट डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू h by 4 pi, so it cannot be less than a finite limit, ये greater than और equal to ही होता है, less than नहीं हो सकता, so it means statement 2 तो हमारी true है, statement 2 is true. So the position of electron can be exactly determined, हम position exactly determine नहीं कर सकते electron की by just using electron microscope, the statement is not correct. So it means कि statement 1 तो हमारी false है और statement 2 हमारी ट्रू है अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो इसमें हमारा आंसर क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, यानी कि 18 का हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर 18. नाउ लेट्स जस्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 19. अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, 19 क्वेश्चन हमारे पास है, पर ऑक्सो डाइसल्फेट ऑन हाइड्रोलिसिस गिव, पहले तो हम पर ऑक्सो डाइसल्फेट का फॉर्मूला लिखते हैं, पर ऑक्सो डाइसल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, H2S2O8 ऑन हाइड्रोलिसिस. अब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, जब इसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज जनरली सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 along with हाइड्रोजन peroxide H2O2. तो peroxide वाटर नहीं मिल रहा, डाईहाइड्रोजन सल्फ्यूरस एसिड यहाँ पे मेंशन है, सल्फ्यूरिक एसिड हमें मिल रहा है, तो क्या करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, सी. सो अकॉर्डिंग टू दिस करेक्ट आंसर वुड बी सी, कि हाइड्रोलिसिस पे हमें हाइड्रोजन peroxide मिलता है. नेक्स्ट है द डिक्रीज रिएक्शन FeCN6 3 नेगेटिव टू Fe(F6) 3 नेगेटिव टेक्स प्लेस विद. अब अगर हम साइनाइड की बात करें, पहले में हमें क्या दे रखा है, FeCN6 3 नेगेटिव, साइनाइड दे रखा है. साइनाइड क्या होता है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ड्यू टू विच Fe3 पॉजिटिव की कॉन्फिगरेशन क्या रहेगी, पेयर्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग अकर करते हैं, पेयरिंग अकर करेंगे तो इसकी कॉन्फिगरेशन आ जाएगी T2G5, ठीक है, हैंस ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें, Fe(F6) 3 नेगेटिव, अब जो F है हमारे पास, F हमारे पास कितना है, वीक फील्ड लिगेंड है, F हमारे पास क्या है, वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड मीन्स नो पेयरिंग अकर, पेयरिंग नहीं हो रही तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, T2G3 Eg2, T2G Eg2 मतलब कितने, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. नाउ इट कंटेन 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट इंक्रीज होगा. मैग्नेटिक मूवमेंट हम कैसे निकालते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट इज जनरली म्यू n इंटू n+2. n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n इज जनरली नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी, यानी कि 20 का हमारा आंसर क्या रहेगा, बी, की विद द इंक्रीज इन अनपेयर्ड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी इंक्रीज होता है. अब हम सेक्शन नंबर 2 डिस्कस करेंगे. सेक्शन 2 जो है वो कंटेन करता है 10 न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, जिसमें से आपको कोई भी 5 अटेम्प्ट करने होते हैं. अब न्यूमेरिकल है तो हम उसको न्यूमेरिकल प्लेस में ही वैल्यू राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यूमेरिकल में कि एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस फ्रेंडलिच आइसोथर्म की दे रखी है, ये हमें log x/m और log p के बीच में ग्राफ दे रखा है. In given plot x is mass of gas absorbed and mass m of adsorbent at pressure. x by m proportional है p by n के, p by 1 of n के, x by m is proportional to p of 1 by n. प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हम कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लेट अस सपोज दिस कांस्टेंट इज k. तो अब हमें पता है हमें दोनों तरफ क्या लेना होता है, लॉग वैल्यू लेते हैं, log of x by m is equal to log of k plus 1 by n of log of p, ये वैल्यूज. अब हमें क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है. व्हाट इज द गिवन वैल्यू ऑफ n, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n. तो अब हम क्या करेंगे, 1 by n हमें निकालना है, तो बाकी की वैल्यूज इसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे. 1 by n 2/16 हो जाएगा, दिस वन, p इज इक्वल टू 1 by n है, p की वैल्यू हम x by m इज प्रोपोर्शनल टू 1 by n, सो इट मीन्स इट इज प्रोपोर्शनल टू 2/16 यूनिट. 1 by n क्या आ जाएगा हमारे पास, 2/16, इट मीन्स 1/8, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 8 यूनिट, यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 यूनिट. n इज जनरली प्रोपोर्शनल टू, n क्या है हमारा, 1 by n प्रोपोर्शनल है किसके, इस p वाली यूनिट के,
अगर हम देखें p रेज टू द पावर 1/n है x/m के, तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी 2/16, इट मीन्स 1/8, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 यूनिट। सो व्हाट वुड बी द आंसर फॉर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ओनली 8, आप सिर्फ 8 मेंशन करोगे, n इज इक्वल टू 8। सेकेंड क्वेश्चन क्या है अब हमारे पास, एज्यूमिंग 2s टू 2p में मिक्सिंग हो रही है, हमें एज्यूम करना है 2s से 2p की मिक्सिंग हो रही है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं पाई 2px और पाई 2py में b2 बोरोन 2 की बात अगर हम करें, बोरोन 2 में पाई 2px पाई 2py में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाते, बोरोन 2 क्या रहता है हमारे पास 10 होता है, 10 में सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 और सिग्मा 2pz2 में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2px और पाई 2py क्या होता है 0 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, तो बी में कितने हो जाएंगे 0 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि टोटल इसके 10 ही होते हैं और 10 ऑलरेडी फिल्ड हो जाते हैं इस तरह से। अब अगर हम C2 की बात करें, C2 में होते हैं 12 होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन विल गो इनटू पाई 2px, तो इसमें पाई 2px में 1 जाएगा, पाई 2py में भी 1 जाएगा, तो C में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन में होते हैं 14 मीन्स पाई 2px में भी 2 जाएंगे, पाई 2py में भी 2 जाएंगे, तो इसमें टोटल कितने गए 4 इलेक्ट्रॉन। अब हमसे टोटल पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, B2 के केस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है, C2 के केस में 2 है, N2 के केस में 4 है, तो टोटल कितना आ जाएगा 0 + 2 + 4 यानी कि 6, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर आ जाएगा 6, वी विल मेंशन 6 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन, मोलारिटी पूछी है हमसे, द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग मास बाय वॉल्यूम, यानी कि उसका वेट बाय वॉल्यूम या मास बाय वॉल्यूम का परसेंटेज हमें दे रखा है 2.8%, राइट द वैल्यू ऑफ 10 मोलर, हमें मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन KOH की m दे रखी है, हमें 10 मोलर के लिए वैल्यू लिखनी है, यानी कि मोलारिटी होता क्या है हमारे पास, अगर हम मोलारिटी का फॉर्मूला लिखें तो हम ले सकते हैं मास बाय वॉल्यूम, कितना आ जाता है मास बाय वॉल्यूम अपॉन में इसका टोटल मास, ये तो हमारे पास टोटल मास आ जाएगा, टोटल मास हम किसका लिखेंगे KOH का, इनटू जितना मास हमें गिवन है, कितना मास हमें गिवन है मास 1 पर केजी के हिसाब से m/v ही हम लिखेंगे, सिर्फ इतना आ जाएगा हमारे पास, वो 1 ग्राम है, 1 ग्राम को हम कंसीडर नहीं करते, सो दिस इज जनरली इक्वल टू 2.8 डिवाइडेड बाय 56, 2.8 को 56 से हम डिवाइड करेंगे, सो दिस वुड बी इक्वल टू 0.5 मोलर, 0.5 मोलर, ऑलरेडी 10 मोलर दे रखा है ये हमें, 10 मोलर किसके इक्वल आ जाएगा, मीन्स दिस इज इक्वल टू 0.5, तो हमारे पास मोलारिटी क्या आ जाएगी 5 ओनली, मोलारिटी वुड बी 5 ओनली, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, आंसर हमारे पास क्या रहेगा 5। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हाउ मैनी ऑफ द स्पीशीज हैव डिफरेंट बॉन्ड एंगल कंपेयर टू आइडियल ज्योमेट्री बॉन्ड एंगल, कितने ऐसे हैं जिनकी डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री की वजह से बॉन्ड एंगल जो है डिस्टॉर्ट हो जाता है, बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है। अगर हम बेरिलियम क्लोराइड की बात करें तो इसकी ज्योमेट्री ऐसी ही रहती है, सिंपल स्ट्रक्चर बनता है बेरिलियम क्लोराइड का, दिस इज नॉट हैव एनी डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री, सो इसका बॉन्ड एंगल आइडियल बॉन्ड एंगल के इक्वल रहेगा। XeF2 के केस में भी इक्वल रहता है, XeF2 भी जनरल लीनियर ज्योमेट्री कंसीडर करता है, लेकिन अगर हम वाटर का केस लें, वाटर के केस में हमारे पास डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री आती है, वाटर जो है उसका बॉन्ड एंगल डिफरेंट होगा ड्यू टू डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। अमोनिया के पास भी लोन पेयर होता है, अमोनिया के पास लोन पेयर की वजह से भी उसकी ज्योमेट्री जो है डिस्टॉर्ट हो जाती है, ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड। नेक्स्ट केस हम ड्यूटीरियम का लेते हैं, वाटर की तरह ड्यूटीरियम में भी ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट होगी। IF3 आयोडीन में भी, IF3 में भी लोन पेयर वो कंटेन कर लेता है, तो ज्योमेट्री कैसी होती है इसकी डिस्टॉर्टेड होती है, तो एंगल समवट डिफरेंट हो जाएगा। PH3 के केस में भी सेम केस है, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड हो जाती है, जबकि CH4 एग्जैक्टली टेट्राहेड्रल, BCl3 भी ट्राइगोनल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर CH4 के केस में बन जाता है और BCl3 ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर देता है। सो ओनली कौन कौन सा हमें डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री मेंशन करेंगे, वाटर, ड्यूटीरियम, अमोनिया, PH3, IF3, दीज आर द 1 स्पीशीज। तो इसमें से हमें हाउ मैनी पूछी थी, तो हाउ मैनी का कितना केस आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 5, आंसर क्या आ जाएगा 4th का, कि इसमें से 5 ऐसी हैं जिनकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाती है और ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट होने की वजह से उनका जो बॉन्ड एंगल है
वो आइडियल बॉन्ड एंगल के कंपैरेटिवली थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। नेक्स्ट अब हमारे पास है फॉर कॉम्प्लेक्स प्लैटिनम वाटर NH3Cl Br। प्लैटिनम वाटर इस तरह का कंपाउंड हमारे पास बनेगा, प्लैटिनम है, वाटर है, अमोनिया, क्लोरीन और ब्रोमीन। एक हमारे पास ज्योमेट्री ये बनेगी, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लैटिनम, ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ क्लोरीन है और वाटर ब्रोमीन, क्लोरीन और ब्रोमीन की वजह से अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें प्लेटिनम को X, वाटर न्यूट्रल होता है 0, अमोनिया 0, -1 ओवरऑल पे 0, तो X इज इक्वल टू 2। ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या आ गई 2। कोऑर्डिनेशन नंबर की कितने इसके आसपास लिगेंड्स अटैच है, तो 1 2 3 4, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि 4। अब हमें निकालनी है टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसका ये बन जाएगा। सेकेंड हम कैसे बना सकते हैं, वाटर को यहीं पे रखा, अमोनिया और एक बार क्लोरीन यहाँ आ गई, ब्रोमीन यहाँ आ गई, एक ये बन गया सेकेंड वाला। थर्ड में हम क्या कर सकते हैं, वाटर को स्टेबल रखा, यहाँ पे ब्रोमीन इंसर्ट कर दी, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे अमोनिया। ओनली दीज 3 आइसोमर्स आर पॉसिबल, ये 3 ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमारे पास पॉसिबल है। तो यानी सी की वैल्यू क्या आ गई 3। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, A + B डिवाइडेड बाई सी। ए हमारे पास है 2, बी है 4 और सी है 3, 6/3 यानी कि 2। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2। हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी कॉम्प्लेक्स की 2। सो आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में हमारे पास केजल्डल मेथड दे रखा है फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन सॉइल सैंपल। अमोनिया इवॉल्व हो रहा है 1.25 ग्राम ऑफ सैंपल न्यूट्रलाइज 25 ml ऑफ 1 मोलर ऑफ H2SO4। हमें परसेंटेज निकालना है नाइट्रोजन का, x है, लेटर सपोज परसेंटेज x है तो हमें x ही निकालना है। तो अब अगर हम देखें कि नाइट्रोजन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कनेक्ट होके रिएक्शन में हमें क्या देगी, NH4 ट्वाइस SO4, ये चीज हमारे पास बन जाएगी। अब हमें परसेंटेज निकालनी है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की परसेंटेज के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला रहेगा, जनरली 1.4 into normality divided into volume upon W. This is the formula which we used as a Kejaldehyde method कि 1.4 into its normality value, जितना normality या molarity दे रखी है, into volume divided by its weight। तो 1.4 नॉर्मैलिटी हमें 25 ml के अकॉर्डिंग दे रखी है, 25 ml में 2 मोलर हमारे पास आ जाएगा, ये 2 into 25। वॉल्यूम कितना दे रखा है हमें 1.25, वॉल्यूम हमें दे रखा है 1.25, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मैलिटी हम कैसे निकालते हैं, कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम करते हैं। इक्विवेलेंट वेट इस केस में NH4 के केस में हमारे पास क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, दैट्स वाई हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई करा है इक्विवेलेंट वेट से। तो ये 2 इंटू मोलारिटी हो जाएगा, नॉर्मैलिटी को हम 2 इंटू इक्विवेलेंट वेट, 2 क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट इंटू इट्स मोलारिटी। तो इक्विवेलेंट वेट इसमें क्या रहेगा, NH4 ट्वाइस SO4 के केस में 2, तो मोलारिटी तो हमें 1 दे रखी है H2SO4 की, 1 मोलर। H2SO4 के केस में भी इक्विवेलेंट वेट 2 होता है और वॉल्यूम हमें 25 ml दे रखा था, वेट है हमारा 1.25 ग्राम। तो इसको पूरे को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 56%। सो x वुड बी इक्वल टू 56। हम आंसर क्या लिखेंगे इसका 56। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। A + 2B दे रहा है हमें 2C। इनिशियली 2 मोल्स जो है A के वो 4 मोल ऑफ, इसको इस तरह से लिखेंगे हम, A + 2 ऑफ B हमें क्या दे रहा है 2 ऑफ C। तो इन्होंने क्या बोला, एट T इज इक्वल टू 0 A जो है उसके 2 मोल हमें B के 4 मोल दे रहे हैं और C 4 मोल ऑफ B एंड 1 मोल ऑफ एन इनर्ट गैस आर प्रेजेंट इन अ क्लोज्ड कंटेनर। तो C हमारे पास यहाँ पे 0 है। आफ्टर इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर बिकम 9 एटमोस्फेयर। अब हम ले लेते हैं कि T किसी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, सो इट वुड बी 2 - 1, 1 मोल ऑफ इनर्ट गैस प्रेजेंट है, 4 का क्या रह जाएगा, B के कितने रह जाएंगे हमारे पास ओनली 2, हाफ हो जाएंगे इसके, 50% कंज्यूम हो गया एट इक्विलिब्रियम। C हमारे पास फिर फर्दर क्या आ जाएगा 2, सो दिस वुड बी इक्वल टू 1 2 0। अब हमें Kp की वैल्यू निकालनी थी, Kp हम कैसे निकाल सकते हैं, P ऑफ C स्क्वायर अपॉन P ऑफ A का P ऑफ A।
पी ऑफ सी हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स सी इंटू पी टी, जीरो पे कहीं जीरो टेम्परेचर पे पी टी का स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स सी एक्स ए इंटू पी ऑफ ए। तो एक्स सी हमारे पास कितना आया है 2/4 इंटू पी टी की वैल्यू हमें दे रखी है 9, इसका स्क्वायर अपॉन एक्स ऑफ ए कितना है 1/4। यहाँ पे ये 1 है, इसको इसके 4 से डिवाइड करेंगे, सो इट वुड बी 1/4 इंटू हमारे पास 9 मेंशन था, दिस वुड बी इक्वल टू 9। तो इसको पूरे को हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास के पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। सो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा 9, क्योंकि के पी को हमने क्या कंसीडर किया था 9 कंसीडर किया था। ओके, सो दिस वुड बी इक्वल टू 9 ओनली। सो 7th का हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा 9। लेट अस सी द अनदर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है कि 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस इज सब्जेक्टेड टू इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर और इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन, फाइनल प्रेशर हमें दे रखा है 3 एटमॉस्फेयर, हमें फाइनल टेम्परेचर निकालना है। नाउ वी नो द फॉर्मूला दैट 3/2 ऑफ आर टी माइनस T1, T2 माइनस T1 कितना है हमारे पास 300 केल्विन। दिस वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ P एक्सटर्नल N R T2 बाई P2 माइनस N R T1 बाई P1, इसके इक्वल आ जाएगा। सो दिस वुड बी इक्वल टू, अगर हम R को कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, सो दिस वुड बी इक्वल टू 1/1.5 T2 माइनस 300, और यहाँ पे P एक्सटर्नल हमें -1 दे रखा है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस वुड बी -1। N की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स सबके लिए 1 रहेगा, 1 मोल है, N की वैल्यू भी 1 हो गई। R हमने कॉमन लेके काट देंगे, इधर से भी R कॉमन ले लिया, ये भी हमने R कॉमन ले लिया, ये R कैंसिल हो गया। T2 बाई P2, T2 बाई P2, T2 ही हमें निकालना है, P2 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 3 एटमॉस्फेयर इनिशियल, T2 बाई 3 माइनस R की वैल्यू तो कॉमन हमने निकाल के काट दी, T1 मेंशन इज 300 केल्विन, P1 मेंशन इज 5 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ से ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, जनरली अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 3T2 बाई 2 प्लस 450 इज इक्वल टू माइनस 450 सॉरी माइनस 450 इज इक्वल टू माइनस ऑफ T2 बाई 3 प्लस ऑफ 60, सो दिस वुड बी इक्वल टू 3 ऑफ T2 बाई 2 प्लस T2 बाई 3, 60 प्लस 450 डेट इज 510। इसको पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो T2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 278 केल्विन। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, व्हाट वुड बी द आंसर, आंसर हमारे पास आ जाएगा 8 का 278। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेजिस्टेंस ऑन aqueous solution containing 2 moles ammonium chloride is completely filled in the electrodes which are 20 centimeter apart was to be 100 ohm। रेजिस्टेंस हमें दे रखी है, हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, तो लैम्डा एम हम कैसे निकालेंगे, काप्पा बाय एम करते हैं हम, इट इज इक्वल टू के बाय एम, यानी कि के क्या हो जाता है कंडक्टिविटी। अब हमें क्या दे रखा है 1/r इंटू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लेंथ इंटू एरिया अपॉन वॉल्यूम गिवन बाय अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम बाय मोल। तो अब हमारे पास R की वैल्यू गिवन है 100 ओम, L हमारे पास कितना है 20 सेंटीमीटर अपार्ट, एरिया ए ही तो हमें निकालना है, व्हाट इज द aqueous resistance completely filled in electrode which are apart from molar conductivity of this, so this would be A, इसको हम A correspond करते हैं। वॉल्यूम हमें पता है लेंथ इंटू एरिया होता है, लेंथ इंटू एरिया, वॉल्यूम लेंथ क्या है हमारे पास 20 इंटू एरिया अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं 2, तो दिस एरिया वुड बी कैंसल आउट, और यहाँ पे ये हमारे पास 10 2, तो लैम्डा एम की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 ओनली। वेरी इजी क्वेश्चन, सिर्फ मोलर कंडक्टिविटी निकालनी थी, फॉर्मूला था काप्पा बाय एम, उसको हमने क्या कर दिया, सारे फॉर्मूले को आपने डिसोसिएट करके टर्म्स में लिख दिया, 1/r इंटू एल बाय ए इंटू वॉल्यूम बाय मोल। वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं लेंथ इंटू एरिया, एरिया नहीं था तो एरिया को कैंसिल कर दिया, सिर्फ लेंथ को कॉरेस्पॉन्ड किया, लेंथ हमें 20 गिवन थी, आर हमें 100 गिवन था, मोल्स हमें 2 मोल गिवन थे, तो लैम्डा एम की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। सो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारे पास क्या रहेगा ओनली 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दे रखा है कि 0.15 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड जो है उसमें 20 ग्राम ऑफ बेंजीन ऐड करी है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा है 0.5 डिग्री सेल्सियस से। इफ परसेंटेज डायमराइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज x%, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। KF हमें दे रखा है, तो सबसे पहले हम डेल्टा TF निकालते हैं। डेल्टा TF की वैल्यू क्या होती है, आयोटा KF इंटू एम। KF हमें दे रखा है 5 किलो जूल। m निकालते हैं। m हमारे पास क्या आ जाएगा, m is generally molality. Molality is number of moles dissolved per kg of the solvent. Per kg of the solvent 20 by 1000. Number of moles 15 है, divided by 60, कितना बेंजीन का वॉल्यूम, तो ये हमारे पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी, that would be equal to 0.125। ये चीज आ गई हमारे पास। डेल्टा TF आपको 0.5 दे रखा था, डेल्टा TF हमें मेंशन कर रखा है 0.5। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, आयोटा की वैल्यू निकाल लेंगे, KF भी हमें गिवन है 5, मोलालिटी हमने निकाल ली है 0.125, तो आयोटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0.8, यानी कि एसोसिएशन कांस्टेंट हमारे पास 0.8 आ गया है। हमें निकालना क्या है, उसका डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन के लिए पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज 2CH3COOH। रिएक्शन लिखेंगे, दिस वुड बी डिसोसिएटेड इनटू CH3COOH ट्वाइस। तो आयोटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + 1/n-1 अल्फा। ये होती है हमारे पास आयोटा की वैल्यू, हमारे पास 0.8 है, वो पुट करेंगे। n नंबर ऑफ मोल्स 2 है, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0.2 इज इक्वल टू अल्फा बाई 2, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 0.4। यही हमें फाइंड आउट करनी थी। तो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ x, और वी कैन मेंशन अल्फा इट एज x इज इक्वल टू 0.2। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 10th के लिए 0.2 ओनली। सो आई होप यू गॉट द कंसेप्ट, को सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।